न्यू चैप्टर इज कॉन्ट्रैक्ट लीगल प्रोविजंस। अभी अपन चैप्टर में देख रहे थे, अपन ने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, बिजनेस लॉ क्या होता है। अब उसी का थोड़ा सा देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं। मैंने बताया थे सेक्शंस ऑफ प्रोविजंस अलग अलग होते हैं। तो प्रोविजन क्या होते हैं? ऑब्लिगेशन, किसी भी काम को करने का ऑब्लिगेशन। सपोज दो पार्टी है, एक तो है ऑफरर, एक है ऑफरी। ऑफरर और ऑफरी दो पार्टीज़ हैं। अब इनके बीच में प्रोविजंस क्या है? ऑफरर ने ऑफ़र दिया, एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट पे ऑफरी ने कर दिया साइन। ठीक है, अब ये इसको हमने रजिस्टर करवा लिया, एग्रीमेंट था, इसको कॉन्ट्रैक्ट करा लिया। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कैसे कराया? रजिस्टर्ड बाय लॉ, एनफोर्स्ड बाय लॉ, लॉ की सील मार दी, तो हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब ये प्रोविज़न क्या कहते हैं कि लीगली बाइंड है ये दोनों एक पूरे इस रिलेशन में, कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में। तो ये काम इनको करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन टू डू है। जैसे ऑफरी ने काम कर दिया, लेकिन ऑफरर भी बाइंड है क्योंकि कंसिडरेशन कैश मीडियम है, देना पड़ेगा काम के बदले। प्रोविज़न समझ आते हैं। अब प्रोविज़न के बाद देखते हैं लीगल प्रोविज़न क्या होते हैं। अभी अपन ने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी। अब उनके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ अपन ने पढ़े थे, उनके लीगल प्रोविज़न क्या क्या निकलेंगे। मतलब उन प्रोविज़न्स को लेके लॉ क्या क्या कहता है कि हाँ भाई, जैसे एलिमेंट्स जो पढ़े थे अपन ने कॉन्ट्रैक्ट के, उसी तरह लीगल प्रोविजंस पढ़ेंगे अपन उन कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की। पहला है प्रपोज़ल। अब प्रपोज़ल अपन ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था प्रपोज़ल के बारे में? प्रॉमिस या फिर प्रॉमिसेस, सेट ऑफ प्रॉमिसेस। ये सेट ऑफ प्रॉमिसेस किसी काम को करने के या फिर किसी काम को नहीं करने के, promises of doing or not doing anything, is called proposal. अब proposal के legal provision, लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं? लीगल प्रोविजंस अभी जैसे बताया था, एक कॉन्ट्रैक्ट के जैसे अपन ने एलिमेंट्स पढ़े थे, ऐसे ही प्रपोजल के अपन लीगल प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। जैसे एटलीस्ट टू पार्टीज, एटलीस्ट टू पार्टी तो चाहिए। कौन कौन दो पार्टी? ऑफरर और ऑफरी, ऑफर देने वाला और ऑफर रिसीव करने वाला या फिर एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है, इसके बाद फॉर्म्स पढ़े थे अपन ने, ये अपन प्रपोजल है, इसके फॉर्म्स भी पढ़े थे अपन ने। फॉर्म्स कौन से थे? एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस क्या थे? वर्ड्स में, ओरली। इम्प्लाइड क्या थे? मतलब कहना नहीं पड़ा लेकिन पता चल गया वो, और इम्प्लाइड में ही गेस्चर्स आ जाते हैं। ये फॉर्म्स हैं प्रपोजल के। प्रपोजल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं अभी अपन। एक्सप्रेस प्रपोजल भी हो सकता है। एक्सप्रेस यानी कि लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। इम्प्लाइड यानी कि ये माना जाता है कि हाँ ये इस बंदे ने कहा है और आपने इम्प्लाइड ही स्वीकृति दे दी है। तो वो थी इसके फॉर्म्स क्या क्या थी। नेक्स्ट है इसका लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन में लीगल बाइंडिंग्स, मतलब ऑफरर और ऑफरी चाहते हैं कि वो दोनों एक लीगल रिलेशनशिप में आ जाएं, कि हाँ भी उनका ये इंटेंशन क्लियर है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके वो दोनों लीगल रिलेशन में आना चाहते हैं। नेक्स्ट है अपना सर्टेनिटी पड़ी थी। अब
सर्टेन क्या है, प्रपोजल सर्टेन होना चाहिए, मतलब हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए उस प्रपोजल में। क्यों? क्योंकि हेजिटेशन हुई तो बाद में जाके वो एग्रीमेंट तो बन जाएगा एक बार का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा। तो प्रपोजल क्या है, एकदम सर्टेन, फैक्ट कंक्रीट होना चाहिए, एकदम रिजिड जिसको कहते हैं, सर्टेन। क्योंकि अगर काम सर्टेन नहीं है तो सीधे से ज़्यादा वो स्टार्टिंग से ही वर्ड है। जैसे प्रपोजल के लिए ये कहा गया कि भाई क्या आप मेरे लिए तारे तोड़ लाएंगे, तो वो सर्टेन है क्या? नेक्स्ट, कम्युनिकेटेड। अब कम्युनिकेशन का क्या रिलेशन रहेगा इसमें? जब पार्टी दो है तो सीधी सी बात है, ऑफरर तो ऑफरर ने प्रपोजल दिया, ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दी, वेल कम्युनिकेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि ऑफरर तो बात कर रहा है एक ही और ऑफरी बात समझ रहा है बी की, ना, बी ऑफरी को भी एक ही बात समझनी है सारी। जो ये ऑफरर ए कह रहा है तो ऑफरी को भी ए ही आना चाहिए समझ में, फिर जवाब में वो कुछ भी दे, चाहे एक्सेप्टेंस करे नहीं करे अलग बात है। नेक्स्ट सेंटेंस जो अपना लीगल प्रोविजन में आ रहा है वो है डिज़ायर और इनविटेशन ऑफ प्रपोजल इज नॉट प्रपोजल। मतलब डिज़ायर, इच्छा, या फिर इनविटेशन प्रपोजल की प्रपोजल नहीं कहलाता। जैसे ऑफरर की इच्छा है लेकिन उसने कम्युनिकेट नहीं किया, वो इच्छा सर्टेन नहीं है, लीगल रिलेशन में नहीं आना चाहता, कोई फॉर्म में नहीं कर रखी और किसी को प्रकट ही नहीं कर रखा, तो वो डिज़ायर का अपन प्रपोजल नहीं मानेंगे। या फिर इनविटेशन, इनविटेशन का क्या मतलब होता है, शादी का कार्ड आया तुम्हारे घर पे, प्रॉपरली नहीं बोल के गया है, मतलब वो होते हैं ना जैसे गली मोहल्ले में एकदम दूर तक कि देना मजबूरी हो जाता है कि इनको, चाहे अपन जानते नहीं हो, तो वो वाला केस है ये ऑफर ऑफरी वाला। ये इस कंडीशन में इनविटेशन मतलब शादी का कार्ड दिया, ना तो वो लोग हमें जानते ना हम लोग उन्हें जानते, कोई और जनरेशन से जुड़ रहे हैं अपन उनसे, तो वो इनविटेशन का कार्ड उन्होंने दिया, हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन वो प्रपोजल नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो तो हमें लेना पड़ा क्योंकि हमारे पास सोशल प्रेशर है। तो यही चीज़ है, और हर सेंटेंस में ये डालना है प्रपोजल क्या होता है, किसी काम को करने या नहीं करने का पूछना प्रपोजल कहलाया जाता है। एक्सेप्टेंस मतलब हाँ करना किसी भी चीज़ को, या फिर उसकी कंसेंट या फिर एसेंट देना, एसेंट ऑफ द ऑफरर टू एन ऑफर, किसी ऑफर को एक्सेप्ट, एसेंट देना ऑफरर के द्वारा, उसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। अब एक्सेप्टेंस के भी अपन लीगल प्रोविजंस देखेंगे। लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं, उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। पहला है एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट या अनकंडीशनल क्या होता है, एकदम सर्टेन होना चाहिए, जो अपन हामी दे रहे हैं वो एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए। कैसे? जैसे वो क्वेश्चन दिया था, एक एग्जांपल दिया था कि सेकंड रैंकर गया फर्स्ट रैंकर के पास और उससे कहा कि तू है ना फर्स्ट रैंक मत ला अब की बारी, अगर ये फर्स्ट रैंक नहीं लाएगा तो सेकंड रैंक ले आएगा, ठीक है। इसने ऑफ़र दे दिया
और इसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चल मैं नहीं ला रहा, ये लो, ये बन गया इनका एक्सेप्टेंस, बन गई एग्रीमेंट, बन गया अनकंडीशनल, बन गया। तो ये ठीक है, लेकिन इसने ऑफ़र दिया, फर्स्ट ने एक्सेप्ट तो किया लेकिन विद कंडीशन। विद कंडीशन क्या था कि चल मैं फर्स्ट रैंक नहीं लाऊंगा, लेकिन उसके बदले तेरे को मेरा 1 साल तक पूरा होमवर्क करना पड़ेगा, या फिर तेरे को मेरी जितनी भी ड्यूटीज़ है क्लास की वो सारी करनी पड़ेगी, या फिर तेरे को मेरे को कैश देना पड़ेगा, विद कंडीशन। यानी कि बीच में कंसिडरेशन नहीं आना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या होता है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। सेकंड रैंकर ने ऑफ़र दिया फर्स्ट रैंकर को, किसने किस मैनर में दिया, रिटर्न में, ठीक है। और उससे मांगा गया कि फर्स्ट रैंकर भी अपनी एक्सेप्टेंस रिटर्न में देगा, लेकिन अगर फर्स्ट रैंकर ने केवल ओरल में दिया तो वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर नहीं माना जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड मैनर के लिए रिटर्न में मांगा है, रिटर्न में ही देना पड़ेगा, वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में चला गया। या फिर किसी भी फॉर्म में दे सकता है, जैसे वो एक्सप्रेस ऑफ़र भी दे एक्सप्रेस वे में भी उस ऑफ़र का एक्सेप्टेंस दे सकता है, इम्प्लाइड में भी एक्सेप्टेंस दे सकता है, और गेस्चर, ये इसके फॉर्म्स हैं, किसी भी फॉर्म में दे सकता है। नेक्स्ट अपन पॉइंट देखेंगे, रीज़नेबल टाइम में होना चाहिए। रीज़नेबल टाइम भी हो सकता है और बंदा स्पेसिफिक टाइम भी बोल सकता है। जैसे एक्सेप्टेंस देनी है, सेकंड रैंकर गया फर्स्ट रैंकर के पास, अब इसने तो एग्ज़ाम से पहले ऑफ़र दे दिया, लेकिन इसने एग्ज़ाम के बाद एक्सेप्टेंस की, एग्ज़ाम के बाद एक्सेप्टेंस की, तो कोई फ़ायदा निकला क्या उसका? रीज़नेबल टाइम में नहीं है, क्योंकि सेकंड रैंकर वाले ने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बोला था, लेकिन ये रीज़नेबल बात है कि भाई एग्ज़ाम से पहले ही तेरे को हाँ या ना करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। और सेकंड रैंकर कह सकता है कि भाई कल एग्ज़ाम है, तू मेरे को 1 घंटे के अंदर अंदर बता तेरी हाँ है कि ना है, तो वो चीज़ रीज़नेबल या फिर स्पेसिफिक टाइम बता रखा रहता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट रहेगा एक्सेप्टेंस किसके द्वारा बनाई, मतलब एक्सेप्ट कौन करेगा? एक ऑफ़र को ऑफरर है, ऑफरर ने ऑफ़र दिया ऑफरी को, तो एक्सेप्टेंस भी ऑफरी ही करेगा। ये नहीं है कि थर्ड पार्टी आ रही है और वो आके एक्सेप्ट कर रही है ना, क्योंकि ये कोई गारंटी का केस नहीं है और ना ही ये कोई एजेंसी का केस है। केवल एक्सेप्टेंस देनी है, तो हाँ जिससे मांगी गई है वो बात अलग है कि अगर कोई थर्ड पार्टी गारंटी दे रही है तो वो भी ऑफरी को पता होना चाहिए कि, और ऑफरर को पता होना चाहिए कि ऑफरी के बिहाफ पे गारंटी चल रही है, या फिर एजेंट, थर्ड पार्टी एजेंट है किसका? ऑफरी का। ये ऑफरर को पता होना चाहिए और प्रूफ होना चाहिए उस चीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट प्रीसीड एन ऑफ़र। ऑफ़र दे देते हैं, ऑफ़र के बाद ही तो एक्सेप्टेंस आती है।
ऑफ़र के बाद ही एक्सेप्टेंस आती है। तो कोई भी केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले अपन ने एक्सेप्टेंस दे दी और फिर ऑफ़र आ रहा है ना, क्या फ़ायदा निकला। तो वो चीज़ है, क्योंकि मतलब एक्सेप्टेंस देने के बाद ऑफर है ना, जो बात कहने आया था, जो ऑफरी को ऐसे इंट्यूशन था कि हाँ भाई ये ऑफरर मेरे से ये ही मांगने आ रहा है, तो भाई एक्सेप्टेंस देने के बाद तो ऑफरर पलट सकता है, कह देगा कि भाई मैं तो कुछ का ही नहीं था, तो मैं तो इस क्वेश्चन के लिए मतलब इस वाले एग्रीमेंट के लिए आया था और तूने मेरे को एक्सेप्टेंस पहले से दे रखी है। तो वो केस क्या है, सही नहीं है। एटलीस्ट जो ऑफरी है एक्सेप्टेंस दे रहा है अपनी, उसके लिए ये ड्रॉबैक में चला जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अब मेरी आईडी rs57171161@gmail.com। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। और बैक बेंचर्स की जय।